Good morning, everyone. I am Mohammad Asrar, faculty of Shaheen Group of Institutions, Charminar branch for Commerce. Okay, sir. I'll be taking you the commerce for this duration for the supplementary examinations. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो है ना शाहीन जूनियर कॉलेज में जो है ना सप्लीमेंट्री क्लासेस लिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और मेरी कोशिश ये रहेंगी कि आपको जो है ना जो गिवन टाइम है हमारा ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में जो है ना सारा का सारा जितना भी सिलेबस कवर हो चुका पूरा करेंगे। और मेरी सबसे ज्यादा पहले कोशिश ये रहेगी कि आप लोग को जो है ना मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए तो कंपलसरी आप लोगों को जो है ना एंकरेज करना मेरा बेसिक मोटिव रहेगा। आसमान पे चले जाते हैं भाई। हाँ। सबको म्यूट कर दीजिए सर। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग जो है ना मिनिमम जो है ना पासिंग मार्क्स से तो लाना मेरे लिए बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक। सर कैमरा थोड़ा नीचे करिए। मैं भी बोला कैमरे से रिलेटेड कुछ शिकायत आ रही, सही नहीं हो रहा तो जैसे दिख रहा, आप उसको सेट करें तो पीछे कर लीजिए। अच्छी बात है सर, बोलो। ओके ओके सर। सर। ओके अभी ओके। ओके सर। ओके ओके। तो बच्चों थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा सेटिंग्स में जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगी। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल वी विल रेक्टिफाई आवर सेल्फ। तो जो है ना मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जो है ना इसमें हमारा सबसे बड़ा मकसद ये रहेगा कि क्लासेस के लिए कि आप लोग पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ओके। तो मैं आप लोगों को जो है ना अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो मेरी जो है ना फर्स्ट टॉपिक जो है ना जैसा आपके सिलेबस में भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डिप्रिसिएशन। ओके। डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन से जो है ना हम क्या करेंगे हमारा सिलेबस का स्टार्ट करेंगे। और बच्चों ये स्टार्ट करने से पहले जो है ना जहां तक कॉमर्स की क्लास की बात है, ये कॉमर्स की क्लास है जैसा कि आप लोगों को मालूम है। ये क्लास में जो है ना आपके पास आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके हाथ में जो है ना टेक्स्ट बुक नहीं रहेंगी में आप जो है ना समझने में बहुत प्रॉब्लम होंगी आपको। मेरा तो मानना ये है कि अगर आपके पास जो है ना रीडर टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन क्या आ रहा है जब आप देखते रहेंगे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें आइडिया होगा। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग जो है ना अपने अपने टेक्स्ट बुक खोलिए और डिप्रिसिएशन प्रॉब्लम का चैप्टर जो है उसका फर्स्ट प्रॉब्लम निकाल के बैठिए आप लोग। सबके लिए सब लोग को मैं आप ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये करिए कि डिप्रिसिएशन निकालिए। डिप्रिसिएशन निकाल के जो है ना फर्स्ट प्रॉब्लम निकाल के देखिए। ओके। कमान मेक इट सुन। ओके लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए हम जो डिप्रिसिएशन की जिसकी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं इसमें जो है ना अगर आपको इसका लुगती मायने यानी कि जो इसका लैंग्वेज का अगर डिप्रिसिएशन है इसको अगर हम हमारी लैंग्वेज में इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो अगर उर्दू में अगर जिसको उर्दू हिंदी में जिसको बोलेंगे इसको बोलेंगे हम किसी भी एसेट में कमी होना उसको बोल देंगे हम डिप्रिसिएशन। अगर एसेट की वैल्यू में ओके अगर एसेट की वैल्यू में जो है ना कमी हो रही तो उसको बोलते हैं हम डिप्रिसिएशन। आमतौर पर डिप्रिसिएशन जो है ना एसेट्स पे ही निकाला जाता, एसेट्स पे ही निकाला जाता डिप्रिसिएशन। ओके ये बात आप लोग को जो ना अच्छी से समझ में आना चाहिए। डिप्रिसिएशन मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे होता है? ये एसेट्स पे। जो इसकी एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको बोलेंगे हम डिप्रिसिएशन। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये मालूम करना है। अब इसके आगे देखेंगे हम डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन बेसिकली अगर आप देखेंगे जो है ना बेसिकली अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो दो टाइप में डिवाइड हो जाता। पहला होता हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक होता दूसरा होता हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके ये बेसिकली और इसके अलग अलग नाम है। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका और एक नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके इसका और एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओके आप डिमिनिशिंग का और एक नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू
मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और एक इसका नाम आता रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रेड्यूसिंग बैलेंस, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये है। अब जो हमारे पास सिलेबस में जो हमारे को पढ़ना है, ये दो भी पढ़ना है। जो स्टार्टिंग के 10 प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से रहते हैं, और रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स है वो डिमिनिशिंग बैलेंस से रहते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें जो है ना नाम का फर्क है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड वो तो भी वही मेथड होता, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड वो तो भी वही होता, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले तो भी वही होता, और यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वो तो भी वही मेथड रहेगा, रिटर्न डन वैल्यू वो तो भी वही रहेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले तो भी वही रहेगा। इसके अंदर जो है ना सिर्फ नाम का फर्क है। कभी आमतौर पे एग्जाम में जो है ना डिफरेंट नेम्स के साथ क्वेश्चंस पूछा जाता। ओके, आपको ये चीज होना जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये दो चीजें आपको मालूम होना सबसे पहले जरूरी है, उसके अलग अलग ये नाम है। ओके बच्चों, अगर आप लोग जो है ना नोट्स कॉपी मेंटेन कर रहे हैं तो इसको साथ में लिखते जाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास टेक्स्ट बुक सामने रहना है, क्योंकि हम जो है ना अभी जो है ना प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके अंदर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज रहते, मेथड्स रहते, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना टर्म्स है। अब उसको जो है ना आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर जो है ना सबसे हम पहले हमारे पास जो है ना एक इंपॉर्टेंट है, एक चीज है जिसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कॉस्ट ऑफ एसेट का? यानी कि आप कितने पैसे में कोई एसेट खरीदे उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ एसेट। और एक बात याद रख लीजिए, इसमें जो है ना लाइफ ऑफ द एसेट बोल के बोलते हैं, लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ ऑफ एसेट यानी कि एक एसेट कितनी साल जिंदा रह सकता है, यानी कि उसका जिंदा रहता है मतलब कि ये नॉन लिविंग थिंग है, जिंदा मुर्दे से इसको फर्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक एसेट को हम कितने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम क्लियरली ये बात बोलेंगे कि ये एक जो है ना एक रूल है जिसको बोलेंगे हमेशा 10 ईयर्स लेते हैं हम, लाइफ ऑफ द एसेट्स कितना लेते हैं? 10 ईयर्स। और एक बात याद रख लीजिए, और एक है दूसरी बात है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है मालूम है? आपकी जो ये लाइफ ऑफ द एसेट 10 साल है, 10 साल के बाद में अगर उसको हम बेचे, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि 10 साल में क्या है होती कि किसी भी एसेट की, मशीन की वैल्यू क्या हो जाती? खत्म हो जाती। ओके, और इसके अंदर क्या है मालूम है, स्क्रैप वैल्यू ये होता है कि 10 साल के बाद में भी जो मशीन की जो वैल्यू रहती है, अब कम से कम उसको अब लोहे की दुकान में तो बेच सकते हैं, अब इसको स्क्रैप तो कर सकते हैं, तो वो जो वैल्यू आएंगी वो कहलाएंगी हमारी स्क्रैप वैल्यू। ओके, ये चीजें, कुछ चीजें हैं आपको ये मालूम होना क्या है वो जरूरी है। और इसके अलावा क्या है मालूम है, और एक जो दूसरी चीजें हैं ये है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यानी कि डिप्रिसिएशन का हमारे पास रेट क्या रहता है, वो आमतौर पर जो ना क्वेश्चन में दिया जाता है हमको। अगर नहीं दिया है तो किस तरह मालूम करना हम प्रॉब्लम में देख लेंगे। ठीक है, ओके। आप लोग अगर टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं लाए तो आप मेरी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द टेक्स्ट बुक ले लेके बैठिए, फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें थे जो आप लोगों को मैं बताना जरूरी समझा था। अब हम प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। चाहिए आप लोग सारे लोग जो है ना आपके टेक्स्ट बुक के जो है ना फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ओके, आई स्टार्ट। श्री साई एंड कंपनी परचेज ए मशीन फॉर ₹2,50,000। ठीक है, श्री साई श्री साई कंपनी है, उन्होंने परचेज करे, किस चीज को परचेज करे? उन्होंने परचेज करे एक मशीन को, कितने में परचेज करे देख सुनिए, 2,50,000, 2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2009। 1 अप्रैल 2009 में उन्होंने 2,50,000 में खरीदे। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। अभी जैसा हम बात करें लाइफ ऑफ द एसेट कितने साल होती? 10 ईयर्स होती। यहां पर दे दिया, अगर नहीं नहीं भी दे तो आप लाइफ ऑफ द एसेट जो ना 10 ईयर्स कंसिडर करेंगे इसको। फिर उसके हमें क्या है, द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ इज 50,000, यानी कि इसकी स्क्रैप वैल्यू मैं बोला रहा था, यानी कि 10 साल होने के बाद में जो मशीन की वैल्यू आती है उसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। और वो स्क्रैप वैल्यू की कितना कितना है बोला इसके अंदर, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000।
अब इसमें क्या बोला देखो, कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहां पर जो है ना दो चीजें बताए, देखो हमारे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट, क्या बोल रहे हैं नो, कैलकुलेट एनुअल डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। यहाँ टू क्वेश्चंस हमारे को मिल गए यहां पर। एनुअल डिप्रिसिएशन और एक क्या है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, दो दो क्वेश्चंस हमारे को यहाँ पर मिल गए। अब उसके हमें एज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। अब यहाँ पर क्या एज्यूम करो बोल रहे हैं, हमारे जो अकाउंट्स है, ठीक है, हमारे जो अकाउंट्स के बुक्स है वो कब क्लोज हो रहे, 31st मार्च एवरी ईयर, यानी कि 31st मार्च को अगर बुक्स क्लोज हो रही तो इसको कौन सा ईयर बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे फिनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि कंपनी कौन सा ईयर फॉलो कर रही, फिनेंशियल ईयर। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई बुक्स जो है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल को शुरू हो रही और खत्म हो रही 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में, तो उसको बोलेंगे हम फिनेंशियल ईयर। अगर कोई बुक्स है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अगर चल रही तो इसको बोलेंगे हम कैलेंडर ईयर। ओके, ये बात याद रख लीजिए। इंडिया का जो फिनेंशियल ईयर है, इंडिया का फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आपको इस मामले में जो है ना बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। शो द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब हम क्या बोल रहे हैं, 3 साल के लिए क्या बताओ बोल रहे हैं हमको, अकाउंट्स शो करना है हमारे को। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे मालूम है हमारे को, एनुअल डिप्रिसिएशन और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम करना है। अब उसके लिए देखिए एनुअल डिप्रिसिएशन हम यहाँ पर लिखे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, क्या है देखिए इसका फॉर्मूला, बेसिकली इसका कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, लाइफ ऑफ द एसेट, या फिर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट भी बोल सकते हैं आप इसको। ओके, सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, इसमें इसमें कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्या है, देखिए हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, 2,50,000, 2,50,000। ओके, फिर फॉर्मूले में देखिए हमारा माइनस है स्क्रैप वैल्यू, देखिए आप क्या दिया आपको 50,000, और लाइफ ऑफ द एसेट क्या है हमारा 10 है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको 2,50,000 माइनस 50,000, ये हो गया आपका 2,00,000 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको फिर से एक स्टेप में लेके सॉल्व कर लीजिए आप, ये 0 0 कैंसिल, आपका क्या होगा 20,000, यानी कि एनुअल डिप्रिसिएशन क्या है हमारा 20,000। ओके, एनुअल डिप्रिसिएशन हमारे पास है 20,000, ये हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन आ गया। अब देखिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम करना है हमारे को। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, देखिए एनुअल डिप्रिसिएशन माइनस डिवाइडेड बाय एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। ओके, ये तीन चीजें इसके अंदर का आते हैं आपको। अब इसके अंदर देखिए एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है हमारा, यहाँ पर अभी हम एनुअल डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करें तो हमको 20,000 आया, 20,000 है हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन। फिर कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है हमारा 2,50,000। ओके, फिर इंटू 100। अब इस पे इसको कैंसिल करिए, ये 20 कैंसिल, ये 20 कैंसिल, तो बच गया क्या हमारा 20,000 अब इसको फिर थोड़ा सा देखिए अपन, तो बच जाता आपका 200/25। इसको और थोड़ा सा करिए, आंसर आया था आपको 8%। ओके, ये 8%, 8% क्या है आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है आपका
8%। अब आप इसको जो है ना डायरेक्टली अगर आप मालूम कर लेंगे, अब अपना जो कॉस्ट ऑफ एसेट पे 8% निकालेंगे तो 20% 20,000 ही आएगा। 2,50,000 जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है, इंटू 8% अगर आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपको? 8,000 ही आएगा, सॉरी 20,000, यही आता आप। ओके, तो ये हमारे को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को, ये चीज आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ओके, इसकी ये क्वेश्चन में आपको जो है ना इतना कर लिए तो काफी है, लेकिन इसके अंदर ये बताया कि हम आपको 3 इयर्स का डिप्रिसिएशन बताओ बोला। हम क्या करेंगे अब इसको 3 इयर्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर ओके स्टूडेंट्स, यू डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी डाउन दिस थिंग, वी विल डू द प्रॉब्लम। आप ये कॉपी करिए, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको प्रॉब्लम्स करेंगे। जस्ट कॉपी डाउन फर्स्ट, मेरे हिसाब से इतने में नहीं आएगा प्रॉब्लम, वो इसी यहाँ पर करना पड़ेगा हमारे को। I'll give you 3 minutes, not more than 3 minutes. Okay. Now it is 9:39. I'll give you till 9:42. Not more than 3 minutes. Only 3 minutes. Make sure you complete. Please, students, make it fast. You got only 3 minutes. Last 1 minute. Okay, students, I'm cleaning the board. All the students, look at the board carefully. Okay, I'm showing you the pro forma of the depreciation, how you are supposed to make the pro forma for the depreciation. Okay, starting with the
डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, same as for the credit side, date, particulars, JF, amount. All the students, for you guys, make sure that you use the scale for the all the linings. Okay, it's a problem number 1 of your textbook. Just follow your textbook, all of you. So we are starting the problem number 1. Okay, so what is the year? The year. Okay, let me read you the question once again for you. Sri Sai and company purchased a machine for rupees 2,50,000 on 1st April 2009. Estimated life of the machine is 10 years. The scrap value at the end of the life is 50,000. Calculate the annual depreciation and rate of depreciation, assuming that the accounts are closed on 31st March every year. Show the machine account for the first 3 years under fixed installment method. Okay, the first thing what you are supposed to do is date. What is the date of purchase? 1st April 2009. 1st April 2009. What is the purchase entry? Purchase account, machine account debit to bank account. To bank account. What is the price of the machine? 2,50,000. Okay, at the end of the year, what will the date? 31st March 2010. देखिए यहाँ पर डेट का समझना बहुत जरूरी है. जिस साल में मशीन परचेज की गई थी वो 1 अप्रैल 2009 था. ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर मैं आपको पहले से बताया. हम कौन सा मेथड फॉलो करें? कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता 1 अप्रैल से 31 मार्च. 1 अप्रैल अगर 2009 का है तो 31 मार्च आएगा 2010 में. यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. दिसंबर में ये 2009 खत्म हो गया. फिर जनवरी में क्या स्टार्ट हो जाएगा? 2010. ओके, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 2010 का 31 मार्च है ये. इसको फिर ये 2009 नहीं डालना. अगर आप 2009 डाल रहे तो आपका प्रॉब्लम जो है ना पूरा सा गलत हो जाता. ओके, चलिए लेट अस मूव ऑन. बाय इसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे अपन. डिप्रिसिएशन अकाउंट. अब देखिए यहां से जो है ना 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक ये हो गया हमारा पूरा 1 साल. ओके, कंप्लीट 1 ईयर. अब इसका डिप्रिसिएशन कुछ इस तरह से निकलेगा. देखिए हमारा जो हम अभी थोड़ी देर पहले जो है ना जो वर्किंग नोट्स बनाए थे उसके अंदर हमारे को जो ना परसेंटेज कितना आया था? परसेंटेज भी आ गया हमारे को 8%. और हमारे को जो है ना इसकी जो एनुअल डिप्रिसिएशन आया था वो आ गया था 20,000. आप लोग चेक करिए पूरे जने 20,000 था. देखिए फिर भी मैं आपको जो है ना 8% के हिसाब से इसमें से बता देता हूँ आपको कितना होगा इसका. $20,000. ठीक है, 20,000 हो गया हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन. ओके, फिर इसका हम अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ओके, इसकी डेट भी सेम रहेंगी 31 मार्च 2010. अब देखिए 2,50,000 की मशीन थी हमारे पास. एक साल में जो डिप्रिसिएशन हुआ यानी कि एक साल में जो मशीन का इस्तेमाल से जो मशीन की वैल्यू में कमी आई वो कितनी आई?
20,000, तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस कितना रहेगा? 2,30,000। फिर यहां पर हम अकाउंट को इसको क्लोज कर देंगे। ओके, फिर हम इसको जो कैरी डाउन हुआ वो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन होगा। यहां पर डेट आएंगी 1 अप्रैल 2010। फिर यह डालेंगे अपन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,30,000। ओके, और हमको ये और एक चीज ये देखना पड़ेगा कि मिडिल ऑफ द ईयर अगर हम कुछ ट्रांजैक्शन करें क्या इसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में तो कहीं पर भी मिडिल ऑफ द ईयर्स कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है हमारा। फिर अकाउंट ईयर क्लोजिंग में 31 मार्च, यहां पर क्या आएगा? 31 मार्च कौन सा ईयर आएगा? यहां पर आएगा 2011। ओके, बाय डिप्रिसिएशन। ओके, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए, जो हम आपको स्टार्टिंग में बोला फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, हम नाम देखे थे, हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये नाम बोले थे। इसके अंदर क्या होता मालूम है? जो आपका फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन रहेगा, फर्स्ट ईयर में जितना डिप्रिसिएशन रहेगा रिमेनिंग ईयर्स में भी सेम फॉलो होगा। तो हमारा फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हुआ था? ओरिजिनल कॉस्ट पे 20,000 आएगा, तो यहां पर भी क्या रहेगा आपका? 20,000 ही रहेगा। 20,000 आपका डिप्रिसिएशन होगा। फिर से अपन क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, फिर यही देखिए 2,30,000 की मशीन थी आपकी, 20,000 का ये इस साल में जो ना यूसेज हुआ, तो 230 में से कितना हो जाएगा? 2,10,000 हमारी बैलेंस रह जाएंगी। टू लैख 30,000 हमारा बैलेंस रहेंगे। ओके, देखिए यहां पर 2 साल खत्म हो गए हमारे। अब फिर इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे 2,10,000। फिर यहां पर डेट क्या रहेंगी? सेम 1 अप्रैल 2011। फिर ये थर्ड ईयर में देखिए हम कुछ इसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा? नहीं हो रहा। और साल खत्म होने के बाद में जो यूज है, जो वेर एंड टेयर है, इसकी वजह से जो है ना हमारे पास और इसका डिप्रिसिएशन निकल रहा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा? मैं जैसे आपको बताया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता, जो आपका पहले से बेसिक जो प्राइस रहता आपका, उसी पे आप जो है ना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और वही कैरी ऑन होता। थर्ड ईयर में भी हमारा कितना रहेगा? 20,000 का ही हमारा डिप्रिसिएशन निकलेगा। ओके, फिर यहाँ पर आएगा हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 2,10,000 में से 20,000 गया, 1,90,000। फिर 3 साल खत्म होने के बाद में जो है ना जो हमारा बैलेंस बचे हुआ है वो है 1,90,000। तो यहाँ पर डेट क्या रहेंगी? 1 अप्रैल 2012, यानी कि 3 साल होने के बाद में जो हमारी मशीन की वैल्यू है वो ये है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द प्रॉब्लम, जस्ट कॉपी डाउन। You have got only 9 minutes for the next class. Okay, just copy done. After 9 minutes, you will be having another session. Okay, thank you. There will be 9 minutes for you to copy.